हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2023 का। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे, जितने भी क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में आए हुए थे उनको। और सबसे पहली बात, आज यूजीसी नेट जून 2023 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का नेट या जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स की टीम की तरफ से। सो उम्मीद है कि आप जो नेक्स्ट आपका टारगेट है वो जरूर ठीक है फुलफिल हो। और जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस तो जरूर हमें मिलता है ना। नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई करिए। सो इसीलिए हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और आज हम लोग डिटेल में वही पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर आप क्वालिफाई करके आए हो। ठीक है, जब क्वालिफाई नहीं भी हो तो देखिएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। लेवल अगर हम बात करें तो लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उससे थोड़ा सा हायर लेवल था यूजीसी नेट का। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये समझिए कि आपके टॉप लेवल की तैयारी थी, है ना। तो और नेक्स्ट जो दिसंबर का एग्जाम रहने वाला है, हम लोग फिर भी एक प्री अजम्पशन लगा के चलते हैं, उसको हल्के में नहीं लेते और मान के चलते हैं कि लेवल नेक्स्ट का भी जो रहेगा वो हाई रहेगा, है ना। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं पेपर को, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी 14 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, ओवरऑल हमें डिस्कस करने हैं 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए थे। चलिए, तो यूजीसी नेट हमारा दिसंबर का बैच चल रहा है और यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 भी है, उसमें सिर्फ पेपर 2 भी है। डिटेल में अगर आपको कोर्सेज देखने हैं, आरपीएससी का भी है और ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है। ठीक है, आप विजिट कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लायर से है, और कौन सा मल्टीप्लायर है? इनकम मल्टीप्लायर। इनकम मल्टीप्लायर फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। हालांकि ये फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी है। सो कह रहे लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अब बहुत लेवल, पीजीटी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन तो मिस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि जैसे ही हमारा एमपीएस लोअर होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लोअर होगा, तो तब क्या होगा? मल्टीप्लायर हायर रहेगा, लोअर रहेगा, ठीक है, बिकम इन्फिनाइट रहेगा, या फिर मल्टीप्लायर विल बिकम जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहले रिलेशनशिप देखो। दो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से याद रख लेना, थोड़ा इसमें डिटेल कर रहे हैं तो टाइम जरूर लगेगा, है ना। दो चीजें जरूर लिख लेना। मल्टीप्लायर जो है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी, जिसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हम बोलते हैं, इसका एमपीसी के साथ रिलेशन क्या है, एक तो ये देख लेना। और नेक्स्ट इसमें चेक कर लेना कि इसका एमपीएस के साथ रिलेशन क्या है। ठीक, एमपीएस के साथ रिलेशन क्या है। जब भी हम लोग इसको एमपीसी से सॉल्व करते हैं तो 1/1 माइनस एमपीसी करते हैं, लेकिन अगर हमें एमपीएस से निकालना तो 1/एमपीएस करते हैं। ठीक, तो एमपीसी के साथ तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड, जितना हमारा वैल्यू ज्यादा होगा एमपीसी का, मल्टीप्लायर का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मल्टीप्लायर वैल्यू मतलब के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि यहाँ मनी मल्टीप्लायर दिया हुआ है, हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट आगे देखिए, एमपीएस के साथ रहता है इसका इनवर्स रिलेशनशिप। जितना हायर एमपीएस रहेगा उतना ही लोअर मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चलिए, सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम सपोज करें एमपीएस की वैल्यू 0.5 है ना, तो 1/0.5 मतलब 1/एमपीएस, इसकी वैल्यू है 2। अब हम क्या करते हैं, एमपीएस की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जब भी हम एमपीएस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, 0.75 कर देते हैं सपोज, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि लोअर द एमपीएस। यहाँ हम एक बार हायर करके देखते हैं, एक बार लोअर करके देखते हैं। अगर एमपीएस हायर किया हमने तो 1/0.75। ठीक, तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स 1.33 या 1.3 आ जाएगा, जो 2 से कम है। एक हायर एमपीएस, लोअर मल्टीप्लायर की वैल्यू। नेक्स्ट केस करते हैं, एमपीएस की वैल्यू को कम कर देते हैं। एमपीएस की वैल्यू कम होके होगी 0.25। अब यहां देखते हैं, तो 1/0.25, तो ये हो गया हमारे पास 4। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने एमपीएस कम किया, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। सो लोअर द एमपीएस, हायर विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट, है ना। क्वेश्चन इजी था। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन सभी का करेक्ट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस 2-3 पॉइंट है ना जो याद रखने वाले हैं, वो अच्छे से याद रखिएगा। क्या पॉइंट है? नंबर 1 पॉइंट ये वाला है, व्हेन एमपीसी इज 0 देन मल्टीप्लायर वैल्यू 1,
एंड व्हेन एमपीसी इज 1 देन मल्टीप्लायर वैल्यू इनफिनाइट। ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बेसिकली ये है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी वेरी फ्रॉम। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 से लेके इनफिनाइट तक वेरी कर सकती है, इस बात को ध्यान देना। बल्कि एमपीएस एमपीसी 0 से 1 तक वेरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एमपीएस इज 0.25, अगेन मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ गया है ये। एंड व्हेन एंड इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग आर एस 100, देन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर ही पूछ रहा है, लेकिन कौन सा मल्टीप्लायर पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं इसको, फिर से के इज इक्वल टू चेंज इन जीडीपी। जितना भी जीडीपी में चेंज है, और कई बार इसको हम चेंज इन वाई भी बोल देते हैं, है ना, इनकम भी चेंज, एंड चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ठीक, चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग ये वैसा ही है जैसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में फॉर्मूला है चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई, ये वैसा ही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो एमपीएस कितना है, और पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा और वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी क्या होगा, दोनों का, है ना। तो पहली बात एक चीज ये देखिए, अगर एमपीएस 0.4 होता है, एमपीएस 0.4 रहता है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, हमने वही मेथड यूज कर लेते हैं 1 अपॉन एमपीएस, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 0. दैट इज 0.25 कह रहा है, सॉरी 0.25, देन इक्वल टू 4, है ना। तो एक तो क्लियर हो गया कि मल्टीप्लायर वैल्यू कितनी होगी 4। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बस 4 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। दूसरा बोल रहा है चेंज इन जीडीपी। अब चेंज इन इनकम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, चेंज इन इनकम। फिर से वही वाला फॉर्मूला इसको यहां लेके चलते हैं, हमारा चेंज इन इनकम भी आ जाएगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल टू चेंज इन वाई हमें पता करना है, मतलब चेंज इन जीडीपी कितना हुआ ये पता करना है। ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो है हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100, ठीक, ये हमें दिया हुआ है 100। तो चेंज इन वाई हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 400। तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो है आपका 100 होने की वजह से मल्टी चेंज इन इनकम ऑटोमेटिकली 400। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने पूरा सॉल्व नहीं किया होगा तो आंसर आपका यहीं से बन गया होगा थर्ड, है ना, ज्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, बाकी हम लोग इसका जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर टू देयर पब्लिकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। अब इसमें मतलब क्या है, जितने भी ये थ्योरीज हैं या फिर ये आर्टिकल्स हैं, ये केज के आर्टिकल्स हैं, है ना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, इस बार यूजीसी को लगा थोड़ा सा एडिशनल पूछते हैं, कुछ मिलता जुलता तो पूछ लिया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये तो पूछता ही है ना, 1936, ये सबको याद है क्योंकि बेसिक सी इसकी बेसिक सी थ्योरी है। अब इसके अलावा और भी जो ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स हैं वो है ना, इनके डेट्स देख लीजिए एक बार, और अगर आपको 2-3 डेट्स भी याद होंगी तो आपके सीक्वेंस बन गया होता। चलिए डेट देख लीजिए 1936, उसके बाद ट्रीटाइज ऑफ या ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी 1921, आर्टिकल्स हैं या फिर एक पब्लिकेशंस हैं केंज की। ठीक है, ऐसे इन परसुएशंस 1931, द एंड ऑफ लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर के पीछे तो काफी पड़े हुए थे, मतलब जो क्लासिकल की फेयर है लेजिस्फेयर पॉलिसी, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन केंज बोलते थे दे शुड बी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, काफी कंट्राडिक्ट रहा क्लासिकल और केंज के बीच में। ठीक है, एंड ऑफ लेजिस्फेयर 1926, नेक्स्ट है अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स 1923। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी सेंस में पूछ सकता है। चलिए उसके बाद बनाते हैं इसका सीक्वेंस, है ना। सबसे ओल्डेस्ट है हमारा ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी 1921, उसके बाद है 1923 दैट इज ई, एंड देन हमारा 1926, उसके बाद आ गया हमारे पास थ्योरी ऐसे एसेज इन परसुएशन, हमारा हो गया सी, और उसके बाद ए, है ना, बीईडी सी ए, बीईडी सी ए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने नोट्स में ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ऐड कर लीजिएगा इस साल के। चलिए मेनली यहां से भी स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आपका बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें है कंपोनेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड आर। जब भी हम लोग जीवीएस से कैलकुलेट करते हैं सर्विस सेक्टर में जितने भी कंपोनेंट्स है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी सीएसओ की अगर हम स्टडी करें तो सीएसओ जब भी कंपोनेंट निकालता है सर्विस सेक्टर के इन टर्म्स ऑफ जीवीए क्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड होता है ना उससे, तो एक्सक्लूड कर देता है कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, जनरली कंस्ट्रक्शन को एक्सक्लूड करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जीवीए एक्सक्लूड कर देता है हमेशा सीएसओ। अगर सीएसओ एक्सक्लूड कर रहा है तो दैट मीन्स क्वेश्चन भी एक्सक्लूड होना चाहिए, ठीक है, शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये बिल्कुल शामिल होता है, कंपोनेंट है मेन सर्विस सेक्टर का। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, वो भी बिल्कुल है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये भी है, ये तो मेन कंपोनेंट है। ठीक, तो कंपोनेंट जो है हमारे बी डी ई, लेकिन यूजीसी ने क्या माना है, यूजीसी ने ए को भी, कंस्ट्रक्शन को भी इसका पार्ट माना है। लेकिन पार्शियली हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट है, पार्शियली बोल सकते हैं इनकरेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर सीएसओ इसको नहीं मानता, सीएसओ मानता है कि सीएसओ एक्सक्लूड कर देता है जीवीए, अगर जीवीए से निकला है सर्विस सेक्टर के कंपोनेंट्स सभी को। ठीक है, एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये जीबीए का शेयर है और ये ऑथेंटिक डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस। देखो, एक्सक्लूड किया हुआ कंस्ट्रक्शन को, और जो मेन कंपोनेंट है ये 3 मेन कंपोनेंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ भी सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस इन इंडिया जीबीए, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्सक्लूड किया हुआ है। और अगर हम बात करें शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर, ये भी सीएसओ का ही डाटा है। और जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट से अगर हम बात करें करंट प्राइजेस पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंक्लूड किया है। ठीक, तो जीवीए की अगर हम बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऐड नहीं किया है। ठीक, तो जो राइट आंसर है वो है हमारा बी डी ई, है ना। हालांकि इस पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको भी थोड़ा डाउट है या क्लैरिफिकेशन कुछ, ठीक है, आपका क्लैरिफिकेशन है तो जरूर कमेंट करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा भला हो जाए। बल्कि अगर जीवीए से बोल रहा है तो जीवीए से तो हर बार सीएसओ क्या करता है, कंस्ट्रक्शन को निकाल देता है बाहर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन द नेशनल इनकम आइडेंटिटी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये तो एग्रीगेट डिमांड जो 4 कंपोनेंट है वो तो है ही है। सो दैट इज y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये तो बेसिक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट है ये फंक्शन किस चीज का है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, लेकिन उस समय में क्वेश्चन कंप्लीट पता नहीं था कि क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है। तो इसमें सिंपली पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो जनरली अगर हम बात करो, इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का कैसा रिलेशन है ये हमने बहुत अच्छे से किया होगा, हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया है। इनवर्स रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये इनवर्स, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आर से आर 1 हो गया सपोज, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, लोन महंगा मिलेगा उनको। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होगा, दैट इज R2 पे सपोज गया, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगा, मींस लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, दैट इज I3। तो यहाँ इनवर्स रिलेशन है, और डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है। लेकिन जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो राइट है दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ना ये थोड़ा नया क्वेश्चन है जो इस बार पूछा गया है। चलिए, अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन है। वन इज एक्सेस सेंसिटिविटी एंड वन इज एक्सेस स्मूथनेस। इन दोनों का अगर मीनिंग भी पता है तो आंसर आपका बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखो एक्सेस सेंसिटिविटी क्या होती है। एक्सेस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, जैसे ही यहाँ पे इनकम में चेंज आता है तो यहाँ लार्ज चेंज आता है कंजप्शन में, कंजप्शन में लार्ज चेंज आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेस सेंसिटिविटी। इनकम में चेंज आने से लार्ज चेंज आता है हमारे कंजप्शन में। नेक्स्ट, दूसरा होता है एक्सेस स्मूथनेस। एक्सेस स्मूथनेस का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम देयर इज लेस चेंज इन कंजप्शन। कंजप्शन में कम चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं
एक्सेस स्मूथनेस। चलिए अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज। नंबर वन, एक्सेस सेंसिटिविटी रेफर टू सिचुएशन वेयर कंजप्शन ओवर रिस्पॉन्स। कंजप्शन क्या कर रहा है? ओवर रिस्पॉन्स कर रहा है टू द टेम्पररी इनकम शॉक्स। इनकम थोड़ा सा बढ़ा या चेंज हुआ है, ओवर रिएक्ट कर रहा है कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन लार्ज चेंज आ रहा है कंजप्शन में, तो ये एक्सेस स्मूथनेस दैट इज एक्सेस सेंसिटिविटी है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सेस स्मूथनेस। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है जब भी हमारा इनकम चेंज होगा तो कम चेंज आएगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा हमारे, या लेस चेंज आएगा कंजप्शन में। ठीक, सो दैट मींस एक्सेस स्मूथनेस रेफर टू सिचुएशन वेयर कंजप्शन अंडर रिस्पॉन्स टू टेम्पररी इनकम चेंजेस। अब अंडर रिस्पॉन्स है, इनकम तो चेंज हो गया लेकिन निग्लिजिबल इंपैक्ट है कंजप्शन पे, अंडर रिस्पॉन्ड है, तो ये भी कॉन्सेप्ट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, with excess sensitivity anticipated rise in income is associated with relatively small change in consumption। स्टेटमेंट क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। एक्सेस सेंसिटिविटी एंटिसिपेटेड राइज इन इनकम कह रहा है। एक्सेस सेंसिटिविटी वो है जब हमारी इनकम एंटिसिपेटेड इनकम मतलब एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है देयर इज रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में कम चेंज आएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने देखा है एक्सेस सेंसिटिविटी का मतलब ये है जब भी इनकम बढ़ती है या चेंज होती है लार्ज चेंज आता है, स्मॉल चेंज नहीं। स्मॉल की जगह यहाँ क्या वर्ड आना था? लार्ज। फिर ये कॉन्सेप्ट सही होता, तो स्मॉल है तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, एक्सेस स्मूथनेस चेंज इन एग्रीगेट इनकम आर एसोसिएटेड विद रिलेटिवली लार्ज चेंज इन एग्रीगेट कंजप्शन। दूसरे में पूछ रहा है एक्सेस स्मूथनेस वो कंडीशन है जब इनकम हमारी बढ़ती घटती है या इनकम चेंज होता है, लार्ज चेंज आता है हमारी कंजप्शन में, बट लार्ज चेंज नहीं आता। यहाँ क्या होना चाहिए? स्मॉल, है ना, ये लार्ज है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ठीक, तो हमारे पास ए बी सही है, ए बी सभी में ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट दो हमारे सी डी हो गए वो गलत हो गए, तो सी डी यहाँ भी गलत हो गया। ठीक, सी यहाँ पे ये भी गलत हो गया, बचा क्या हमारे पास? एक ही बचा, ये तीन तो गलत हो गए। ए बी लास्ट में हमारे पास बचा है एक्सेस सेंसिटिविटी एंड एक्सेस स्मूथनेस रिलेटेड टू द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ फ्रीडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हालांकि उसमें मेंशन तो नहीं है कि ये स्मूथनेस या एक्सेस, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें एग्जाम से ना कुछ कुछ चीजें नहीं सीखने को मिलती है। अब ये वाला जो एक्सेस स्मूथनेस एक्सेस सेंसिटिविटी था, ये भी नया सीखने को मिला है कि ये दैट इज रिलेटेड विद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। चलिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए बी ई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और थ्योरीज तो चारों थ्योरी आनी है, एब्सोल्यूट इनकम, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अच्छे से कर लीजिएगा सीक्वेंस वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। विद द सेम मॉनेटरी बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू इंक्रीज इन ब्रॉड मनी। ये कह रहे हैं अगर मनी बेस सेम हो, मनी बेस कहने का मतलब है जो हमारा मॉनेटरी बेस होता है ना, जिसको हम हाई पावर मनी बोलते हैं, सी प्लस आर, जितना भी हमारा रिजर्व है, जितनी भी करेंसी है, अगर वो सेम रहे, मनी बेस सेम है, और कौन सा इसमें से ऐसा फैक्टर है जो मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। मनी सप्लाई कहने का मतलब है देखो, ब्रॉड मनी आपने पढ़ा होगा, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, है ना। M1 पढ़ा होगा आपने और M3 पढ़ा होगा। M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, M1 को बोलते हैं नैरो मनी। तो M1 तो हमारे पास हो गया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, लेकिन M3 क्या हो गया हमारे पास? सेम M1 प्लस टाइम डिपॉजिट हो गया। ठीक, ये हमारे पास M3 ब्रॉड मनी बोलते हैं, बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में भी, अदर एग्जाम में भी। तो ये कहने का कौन कौन सी चीज ऐसी है जो मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिपॉजिट इनटू कैश। अपना पैसा लेने जा रहे हो बैंक में और बैंक आपको चार्ज कर रहा है हायर कॉस्ट, तो वाई पीपल विल डिपॉजिट इन बैंक, है ना, अपने पास ही रखेंगे। तो ये तो मनी सप्लाई को ठीक कम करेगा। मनी सप्लाई जो होल्ड करते हैं ना हम, वो मनी सप्लाई जो होल्ड कर लेते हैं, जो जमाखोरी कर लेते हैं, उससे क्या है ना, ये सीक्वेंस बिगड़ जाता है मनी सप्लाई का। तो अगर बैंक में रहेगा तो मनी सप्लाई प्रॉपर बना रहेगा, मनी का क्रिएशन होता रहेगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि मनी क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक या फिर कमर्शियल बैंक। ये पहले भी बात हो चुकी है वैसे, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, आरबीआई। ठीक, तो मनी क्रिएशन करती है सिर्फ कमर्शियल बैंक। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हायर इन्वेस्टमेंट अंडर एसएलआर। एसएलआर कितना हाई होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा। देखो एसएलआर क्या है, आपका रिजर्व है, रिजर्व जितने हाई होंगे तो मनी क्रिएशन उतना ही कम होगा, मनी सप्लाई उतना ही कम होगा। अपने मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट किया था, ये 1/(n)
लीगल रिजर्व रेशो, जितना ये रिजर्व ज्यादा होंगे मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा, है ना। तो लीगल रिजर्व रेशो में दोनों आते हैं, सीआरआर भी और एसएलआर भी। चलिए, हायर इन्वेस्टमेंट अंडर एसएलआर, ये भी नहीं हो सकता। एसएलआर में ज्यादा पैसा रिजर्व रखोगे तो जाहिर सी बात है ये मनी सप्लाई कम हो जाएगा रिजर्व ज्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट, हायर यूज ऑफ कैश, अगर कैश की हैबिट पड़ गई इंसानों को तो कैश में भी मनी का क्रिएशन उतना नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स कितना है कैश में, सबसे क्या है, जो कैश की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती नहीं है। अपने पास रखो एक 500 का नोट, नेक्स्ट ईयर 500 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी फेस वैल्यू, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या फिर उसे उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी होता है लोगों को जागरूक कराना बैंकिंग के बारे में। मतलब कि जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन एक स्कीम आई थी, जनधन योजना, है ना। उससे क्या है, सभी ने अपने अकाउंट में पैसे रखे, चाहे कम थे ज्यादा थे क्या फर्क पड़ता है, मनी तो बाहर आई ना बैंक में, मनी का क्रिएशन हुआ, इकोनॉमी साइकिल अच्छे से चला। चलिए, बैंकिंग हैबिट और लिटरेसी अगर बैंकिंग की सुधर जाएगी तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। चलिए, फोर्थ वन इज करेक्ट। चलिए, तो यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वही कंपोनेंट है। और सीक्वेंस देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, M4 सबसे लीस्ट लिक्विड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिस्ट वन लिस्ट टू। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। जो भी लिस्ट में क्वेश्चन आपको पता है पहले उसको मैच करिए। लिस्ट वन देखिए, केंज बेसिक है ना, बहुत बेसिक बेसिक थ्योरीज है केंज की, मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अब हमें ये पता है कि फर्स्ट का आंसर सेकंड होना चाहिए, ठीक, तो थर्ड वाले तो काट दो। अब हमारे पास चांस रहेगा 50-50। फिर भी देखो, केंज के तुरंत बाद आती है ये थ्योरी बॉमल टॉबिन की, है ना, इन्वेंट्री अप्रोच, ये वाली थ्योरी। तो ये भी बिल्कुल इन्वेंटरी अप्रोच थ्योरी, ये भी जानी पहचानी थ्योरी है, तो इसको उसके बाद, ठीक है, ये हो गया, दैट इज फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, तो हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब देखते हैं एक एक करके। केंज का हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, किटलैंड प्रिस्कॉट टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, बॉमल टॉबिन इन्वेंटरी अप्रोच, और फ्रीडमैन स्टेवर्ट्स, ये हो गया हमारा मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान में रख लीजिए इस बात को कि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज एंगेज्ड इन मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो याद रख लीजिएगा फ्रीडमैन स्वर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्रोनोलॉजी आपको मिल जाएगी कौन सी थ्योरी कब आई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ आईएमएफ हैज सेट अप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस ईयर में आई आईएमएफ की, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और बेसिकली अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस चीज को सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, बीओपी को, या फिर डिवैल्यूएशन किससे रिलेटेड है ये, तो ये रिलेटेड है बेसिकली एड्रेस बीओपी डिफिकल्टीज जो होती है ना, बीओपी डेफिसिट में कोई नेशंस, उन्हें सपोर्ट करती है। तो ये 1974 में इंट्रोड्यूस हुई थी। जो भी क्वेश्चन यूजीसी में आएगा वो क्वेश्चन अदर सेट में जरूर आएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर अदर सेट की तैयारी कर रहे हो, एक दो सालों में ये क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे आपको। आरपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं क्योंकि यूजीसी से वो क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट, इसमें चीज ये जरूरी है कि इंडियन में ये कब, इंडिया के लिए ये कब सेटअप हुआ था। सो इंडिया साइंड द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट विद आईएमएफ, ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 1981 1982, मोस्ट आईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। इंडिया के लिए कब साइन हुआ इंडिया का, 1981 82 में। नेक्स्ट, किस तरीके के लोन प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्गर टर्म्स लोन्स, ठीक है, बीओपी डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच नॉट करेक्ट अबाउट एलएम कर्व। एलएम कर्व हो गया, फ्लिप कर्व हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन ना यूजीसी को बहुत प्यारे प्यारे हैं, ये बार बार पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन मजे से पूछता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछता है। अब एलएम कर्व को पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एलएम कर्व हम दो तरीके से बनाते हैं,
ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया इनकम। एक तो हो गया अपवर्ड एलएम कर्व। ये दूसरी हम बनाते हैं जब इलास्टिसिटी चेक करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, तब हम एलएम कर्व को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एलएम कर्व। और इसको ठीक है 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करते हैं आईएस कर्व, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए नंबर 1 देखिए, एलएम शेड्यूल स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। बिल्कुल करेक्ट है, कोई बात नहीं है इसमें, अपवर्ड होता है, ठीक है टू द राइट। LM schedule will be relatively flat if interest elasticity money demand is relatively high। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LM schedule या LM curve will be relatively flat, ये फ्लैट होगा। हालांकि यहाँ ना एक बात अच्छे से देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है परफेक्टली इलास्टिक है, ये वाला मोर इलास्टिक, ये वाला पोर्शन लेस इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो है परफेक्टली इलास्टिक, और ये है हमारा रिलेटिवली फ्लैट, ठीक है रिलेटिवली फ्लैट। ये वाला है फ्लैट, ये है हॉरिजॉन्टल, ये वाला एरिया है हमारा फ्लैट, दैट इज रिलेटिवली फ्लैट। अब आइए बात क्या करनी है कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव या फिर फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव, ये भी हम थोड़ा आगे करेंगे। अब इसमें देखो, द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड फॉर रिलेटिवली हाई। अब इसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी हाई रहता है, इसका मतलब क्या है, तुम थोड़ा सा चेंज करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है चेंज थोड़े से होने की वजह से ये ज्यादा चेंज करेगा आपका इनकम में, ज्यादा चेंज आएगा इनकम में। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं, ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होगा, ज्यादा चेंज आएगा इनकम में, तो इलास्टिक हुई ना, रिलेटिवली इलास्टिक हम मानते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिमांड फॉर मनी रिलेटिवली हाई रहेगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एलएम शेड्यूल विल शिफ्ट डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, वगैरह डाउनवर्ड। देखो जैसे ही डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो मनी सप्लाई हो, जैसे ही क्या कह रहा है, दैट इज शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी जैसे ही बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एलएम कर्व भी शिफ्ट करेगा इधर LM1, ठीक है ये नेशनल इनकम मतलब इनकम लेवल बढ़ेगा। तो और दूसरी चीज, अगर ये होता डिमांड फॉर मनी, ठीक है क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी है, अगर डिमांड ऑफ मनी होता तो ये शिफ्ट करता अपवर्ड, अगर डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगा तो शिफ्ट करेगा ये अपवर्ड, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे अपने लिए, मतलब अपने होर्डिंग के लिए, तो इसमें क्या है मनी सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा। ठीक, आगे डायग्राम से वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द एलएम शेड्यूल इज द शेड्यूल गिविंग कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू रिलेशन किस चीज का है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का, दैट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। बल्कि इक्विलिब्रियम कौन मनी मार्केट में क्रिएट करता है, इंटरेक्शन होता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लेवल का, ठीक जिसमें आईएसएलएम कर्व इंटरेक्ट करती है। तो दो चीजों का, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, नेशनल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, तब जाके करेक्ट होता, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको एक एक करके ना यहां भी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिलेशन बताता है लेवल ऑफ इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक, नेक्स्ट, जैसे ही हमारा डिमांड दैट इज मनी सप्लाई बढ़ेगा, ये शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड। ठीक, और रिलेटिवली जो इलास्टिसिटीज हमने कही थी ना बात, वो यहाँ पे है। और जैसे ही हमारा लोअर द इलास्टिसिटी, लोअर इलास्टिसिटी रहेगी तो एलएम कर्व क्या होगा, स्टीप होगा। एलएम कर्व मतलब ये जो हमने किया था ना, एलएम कर्व स्टीप, यहाँ पे जो ये वाला है ये स्टीप है, ठीक है ये फ्लैट है ये वाला, और ये वाला हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये वाला इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा चेंज होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन इनकम में चेंज कम आता है। लेकिन ये वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चेंज होता है और इनकम में ज्यादा चेंज आता है। सो स्टीपर। एंड नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस
तो द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। अगर इलास्टिसिटी थोड़ा हाई रहे तो क्या होगा, एलएम कर्व फ्लैट। एलएम कर्व क्या होगा, फ्लैट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये देखो एलएम कर्व शिफ्ट कहाँ होगा। एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है ऐसे डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, और ये बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक। अब राइट शिफ्ट क्यों करेगा, लेफ्ट शिफ्ट क्यों करेगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब भी बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी जब भी बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। और जब भी मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद जब भी डिक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी अगर हम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने पास मनी कम रख रहे हैं, मार्केट में मनी ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी मनी बाहर मार्केट में ज्यादा है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। एट द सेम टाइम अगर हम डिमांड फॉर मनी बढ़ाएंगे, डिमांड फॉर मनी होर्डिंग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो इस सेंस में सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, कम रहेगा, और ये बैकवर्ड, यहाँ फिर से LM1 या फिर LM2 इसको कह लो, ठीक, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए वो वाला जो केस था आपका वो यहाँ पे है। एक एक चीज देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन यूजीसी में ऑलरेडी पूछ चुका है कि इंटरमीडिएट रेंज क्या है, केंजन रेंज कौन सी है, और क्लासिकल की रेंज कौन सी है। जो वर्टिकल लाइन है ना, ये क्लासिकल रेंज है, ये इंटरमीडिएट है बीच की, और ये केंजन रेंज है, जहां पे एलएम कर्व क्या रहता है, परफेक्टली इलास्टिक। चलिए, और इसको चार भागों में बांटे हैं, ये भी देख लेना। ये हॉरिजॉन्टल है परफेक्ट इलास्टिक, वो फ्लैट है इन दैट इज इलास्टिक, फिर वो स्टीप है लेस इलास्टिक, और वर्टिकल है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक। और चारों चीजों पे चारों चीजें कौन सी पॉलिसी इफेक्टिवनेस क्या है ये भी देख लीजिए। आईएसएलएम का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी आपको डिटेल में करवाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब थ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूसी करना या सेविंग ज्यादा करना। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है ना, केंज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब केंज ने जो रिसेशन था ना 1929 का, द ग्रेट डिप्रेशन, अब इसी में ग्रेट डिप्रेशन में ये कॉन्सेप्ट आया। क्यों, क्योंकि लोग एग्रीगेट डिमांड, लोगों का एग्रीगेट डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल कम है, लोवेस्ट जा चुका है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, क्यों, लोग सेव कर रहे हैं। तो जब भी सेविंग करोगे ये इकोनॉमी के लिए एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, है ना। एक अवधारणा किसकी है, थ्रिफ्ट, कंजूसी की या सेविंग की। और स्मिथ ने भी माना है, एडम स्मिथ ने भी माना है कि जो हैबिट ऑफ पैर्सिमोनी है, मतलब कंजूसी की जो हैबिट है, वो ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए। चलिए, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पॉपुलराइज्ड बाय जेएम केंज, बिल्कुल ठीक है ना। मित व्यय विरोधाभास जेएम केंज का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इट स्टेट दैट पर्सनल सेविंग कैन डिट्रीमेंटल टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी पर्सनल सेविंग हम लोग जो होगी, ठीक है, और केंज ने जितनी अपनी थ्योरी की ना वो अंडर डेवलपमेंट थ्योरीज थी, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रिसेशन की या डिप्रेशन की जो बातें हैं वो मेन थी। अगर इस सेंस में आप लोग सेविंग ज्यादा करोगे तो इकोनॉमी के लिए क्या है, डिट्रीमेंटल है, या फिर आर्थिक विकास में एक बाधक के रूप में काम कर रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इट शो रिलेशन बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें ना सिर्फ एक ही का रिलेशन है, एक हमारे सेविंग हैबिट का और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ज्यादा सेविंग करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही नहीं करोगे आप, तो फिर इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे आगे, तो इसका रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इट स्टेट दैट इंडिविजुअल सेविंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल सही बात है। रिसेशन के टाइम में, डिप्रेशन के टाइम में आप लोग सेविंग ज्यादा करोगे, ठीक, तो उस समय में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा था और ये क्वेश्चन आपने वैसी थोड़ा आइडियोलॉजी के हिसाब से दिया था, तब भी ये करेक्ट होता अपना, ठीक। ए, बी और ई, फोर्थ वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिर भी केंज की थ्योरी आ गई, लिक्विडिटी ट्रैप। इन द एक्सट्रीम केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, तो उसमें क्या होने वाला है, एक्सट्रीम केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी ट्रैप ऐसी सिचुएशन है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल लो है, ठीक है, मान सकते हैं 2% तक है। सो ये वाला जो है, डिमांड फॉर स्पेकुलेशन
दैट इज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक इस पॉइंट पे। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग क्या करेगा, स्पेकुलेशन डिमांड हो रही है, लोग अपने जो होर्डिंग है, ठीक है, वो ज्यादा करेंगे कैश में इन्वेस्ट, क्योंकि ये वाला ऐसा रेट ऑफ है कि स्पेकुलेशन डिमांड ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट, देयर विल बी टेंडेंसी टू बाय बॉन्ड्स। देखो एक रिलेशन आपने किया होगा बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस, इन दोनों का अपोजिट रिलेशन है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाएगा बॉन्ड प्राइस हाई जाएगा, तो बॉन्ड प्राइस हाई जाएगा तो ये कह रहा है कि बाय बॉन्ड्स, तो हाई प्राइस ऑफ बॉन्ड क्यों खरीदेगा कोई, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स विल शो बियरिश बिहेवियर। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बियरिश मतलब ये होता है कि मंदड़िया, मतलब ऐसा है कि मंदी आई हुई है, इन्वेस्टर्स की माइंड में पहले ही है कि भैया यहाँ पे क्या है, एक मंदी टाइप की है, कोई सामान बिकना नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रिसेशन के टाइम में, डिप्रेशन के टाइम में जो एक सोच होती है ना मंदी वाली, वो जनरेट हो ही जाती है इन्वेस्टर्स में। नेक्स्ट, कैश विल बी लेस प्रेफर्ड। कैश डिमांड फॉर जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ कैश, कैश की डिमांड तो बड़ी होती है, तो ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आएगा, एक क्वेश्चन ये भी आया था, पीपल विल प्रेफर कैश और दे विल इन्वेस्ट। ठीक, तो इन्वेस्ट कम करते हैं इसमें, कैश में प्रेफर ज्यादा करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसका नाम ही यही है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी की ज्यादा प्रेफरेंस होती है। प्राइस ऑफ बॉन्ड विल लो, ना जी, प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, हाई। चलिए, तो ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉबिन्स का क्यू से। अब टॉबिन का क्यू रेशो आपने किया होगा, बहुत प्यारा सा एक क्यू रेशो है। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जितनी मार्केट वैल्यू है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है जिसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक, एक रेशो है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगर आप क्यू थ्योरी आपने नहीं पढ़ी तब भी इसका आंसर आप देने को, ठीक है, ये दे सकते थे, क्योंकि ये ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू टॉबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन शुड फर्म इन्वेस्ट, फर्म्स को इन्वेस्ट कब करना चाहिए। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी लगाओ, फर्म कब कब इन्वेस्ट करेगा। नंबर वन, देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आउटपुट। जब भी हमें प्राइस ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो, नंबर वन, जब भी प्राइस ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा इट विल लीड टू मोर प्रॉफिट। अब अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हायर प्राइस हायर प्रॉफिट, प्राइस बढ़ेगा तो ये प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है, प्रॉफिट मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा ज्यादा, तो ये पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जितना ही बढ़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैपिटल की, तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का भी बताया हमने, अपोजिट रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट उतना ही कम होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज डिक्रीज इन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉस्ट जितना ही कम है, ये फॉर्म के लिए बहुत अच्छी बात है ना, डेप्रिसिएशन मतलब जो घिसाव है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो कम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है, ये भी करेक्ट है। मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, और क्या चाहिए बिजनेस में, तो ये भी करेक्ट है। ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगेन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, फ्रीडमैन का ही ये स्टेटमेंट है, फ्रीडमैन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड दैट इज द डिमांड फॉर मनी पार्शियली केंजियन एंड पार्शियली नॉन केंजियन। फ्रीडमैन का जो कॉन्सेप्ट है जिसको मोनेटरिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, अब ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्लासिकल का व्यू। आपने देखा होगा क्यूटीएम है ना, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो फ्रीडमैन ने रीस्टेट करके दिया, अपने फ्रीडमैन अपना व्यू दिया, लेकिन ज्यादा फेवर किया क्लासिकल को। ठीक, और कुछ कुछ बातें अडॉप्ट की केंज की भी, तो इसको हम बोलते हैं कुछ केंजियन चीजें उठाई इन्होंने और कुछ चीजें उठाई क्लासिकल की। ठीक, तो दोनों ही चीजों को यूज किया। नेक्स्ट, it is non-Keynesian in that Friedman neglect completely Keynesian clarification of the motive of holding money। बिल्कुल सही बात है, केंज का विरोध इन्होंने इसलिए किया कि ये थोड़ा क्लासिकल को फेवर करते थे, कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं ना पैसा, वो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए कर रहे हैं, बट केंज कहते थे ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेशन, तीनों के लिए करते हैं होल्ड। ठीक, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी।
तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पार्शियली केंजियन भी है और पार्शियली आपकी क्लासिकल भी है, लेकिन पूरा ये यहाँ पे कंप्लीटली खंडन करते हैं उस बात का कि मनी जो मोटिव होल्ड करने का मोटिव है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव है, बल्कि स्पेकुलेशन और प्रिकॉशनरी मोटिव नहीं है। एक बार यहां देख लेते हैं, ये देख लो। अब इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडमैन अग्रीड विद द केंज दैट इकोनॉमी कुड मैनेज बाय गवर्नमेंट। इकोनॉमी गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है, मतलब लेजिस फेयर वाली पॉलिसी तो यहाँ पे फेवर नहीं की क्लासिकल की फ्रीडमैन। अब इन्होंने बोला गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा जरूरी है, जो केंज ने बोला। अभी उसके बाद ये बोलते हैं एंड इट वाज हिज बिलीव दैट प्राइस नॉट ओनली कुड, कह रहे हैं कि हाँ क्लासिकल की अजम्पशन है प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज प्राइस अपने आप ही इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे लॉन्ग रन में। लेकिन यहाँ फ्रीडमैन का मानना है प्राइजेस, सिर्फ प्राइजेस से ही इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगी, देयर शुड बी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड बट शुड नॉट बी मैनेज्ड, प्राइजेस से ही मैनेज नहीं होने वाली, द सेंट्रल बैंक कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ न्यू मनी एंटरिंग द सिस्टम। यहाँ पे इंटरवेंशन जो सेंट्रल बैंक का ना उसको भी करना पड़ेगा, न्यू करेंसी प्रिंट करके, कब प्रिंट ज्यादा कब कम करनी है इस करके। दूसरा व्यू है फ्रीडमैन का, ये बोलते हैं इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, है ना, बट केंज बोलते हैं कि तीनों ही मोटिव है, ट्रांजैक्शन भी है, प्रिकॉशनरी भी है और स्पेक्युलेटिव भी है, ठीक। ये इनमें थोड़ा डिफरेंस था, तो पार्शियली केंजियन, पार्शियली नॉन केंजियन। चलिए फ्रीडमैन का और भी है कि 5 फॉर्म ऑफ असेट्स होते हैं, ये मनी को भी एक असेट फॉर्म में मानते हैं फ्रीडमैन, ठीक। ये मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज, फिजिकल एंड नॉन ह्यूमन गुड्स, ह्यूमन कैपिटल, ये 5 फॉर्म्स, ठीक। सो दैट्स डिस्टिंग्विश 5 फॉर्म ऑफ असेट्स विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, ठीक है। ये 4-5 चीज में वेल्थ स्टोर या हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये था पूरा सेशन आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम मिक्स करेंगे, माइक्रो भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। चलिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अभी तक अगर सेशन बने हुए हैं तो जाहिर सी बात ये है कि भैया आप थोड़ा सा सीरियस हैं पढ़ाई में। चलिए थैंक यू सो मच।